चलो जान दो। जैसे मान लो ऐसा कंसिडर करके चले, लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। जैसे मान लो H2O है, तो H2 वाले पार्ट में अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाले, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग आराम से मास ऑफ हाइड्रोजन कंसिडर कर सकते हैं डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू 100 कंसिडर कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू 100। तो टोटल कितने हाइड्रोजन से इसमें, तो 2 हाइड्रोजन के बराबर है। इसका मतलब टोटल मास 2 के बराबर हो जाएगा। ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो इस केस में H2O मतलब 16 + 2 18 पर इनटू 100 ये अपना परसेंटेज निकल के आ सकता है। तो अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल के अंदर H2 वाले पार्ट का परसेंटेज निकालते हैं, तो अभी हम लोग डायरेक्टली कमेंट कर सकते थे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग का परसेंटेज 2/18 इंटू 100 मतलब बेसिकली 100/9 होता। अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल का मतलब है 2H2O, या फिर ओवरऑल H वाले पार्ट में हम लोग 4 एटम्स की बात कर सकते थे, और ऑक्सीजन वाले पार्ट में हम लोग आराम से एक एटम की बात करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे अगर हम लोग ये कंसिडरेशन लेकर के चले कि हम लोगों के पास ये सॉरी ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट 2 लेके चल सकते थे, तो अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करके चले, यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है, तो बेसिकली अब 2 मॉलिक्यूल है। जब एक मॉलिक्यूल था तो टोटल मास 18 था, जब 2 मॉलिक्यूल है तो टोटल मास 36 होगा। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल मास। इसका मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन 4 हो गया डिवाइडेड बाई टोटल मास वाला पार्ट 36 हो गया इंटू 100। यहाँ से भी वैल्यू 100/9 के ही बराबर आएगा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन केवल रट मत लेना कि भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है तो उस केस में सिंपल बस हर एक एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। उसका एक बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन भी है कि हम लोग एक एलिमेंट का कितना भी अमाउंट ले लें, कितना भी मास ले लें, फिर एक कंपाउंड का कितना भी अमाउंट ले लें, उस कंपाउंड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सारे कंपोनेंट्स का जो मास का परसेंटेज है वो हमेशा फिक्स रहेगा। आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मास के परसेंटेज वाले पार्ट का, बट अभी के लिए हम लोग ऐसा कंसिडरेशन आराम से लेते हुए काम कर सकते हैं। जैसे इन चीज़ों का ध्यान रखना। मल्टीपल प्रोपोर्शन का कोई ज़्यादा कंक्लूजन नहीं है, मल्टीपल प्रोपोर्शन सिंपल सा चीज़ है। लास्ट क्लास में मल्टीपल प्रोपोर्शन मेंशन कर दिया था ना? यस हेलो, सर। ओके। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सिंपल सा केस है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में अगर 2 एलिमेंट्स मिलके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आराम से बोल सकते हैं। बट अदरवाइज डेफिनेट प्रोपोर्शन का एक कंक्लूजन है या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। परसेंटेज हमेशा किसी भी एलिमेंट का सेम होगा, या रेशियो हमेशा किसी भी एलिमेंट का सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द कंपाउंड टेकन। हम लोग अगर हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का परसेंटेज या मास रेशियो निकालते हैं H2O में, तो जब एक मॉलिक्यूल लेके चलते हैं तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन का मास 16 के बराबर। इसका मतलब मास रेशियो आराम से 1/8 के बराबर हो गया। अगर हम लोग 100 ग्राम लेके चलते हैं तो 100 ग्राम वाले पार्ट में भी मास का रेशियो 1:8 ही आएगा, क्योंकि 100 ग्राम में पहले हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना पड़ेगा। और अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाले तो पहले 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास 16 कर सकते हैं, सॉरी मोलर मास 18 कर सकते हैं। तो यहाँ से तो नंबर ऑफ मोल्स H2O का निकल के आ गया। और जब H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया तो फिर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग आराम से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। तो एक H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन वाले पार्ट का मतलब हो गया कि जितना H2O होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जितना H2O है उतना ही ऑक्सीजन। इसका मतलब आराम से 100/18 सर के आवाज बराबर ले नहीं आ रही। सकते। यार ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? तुम्हारे तरफ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इधर तो कुछ लोगों का आवाज़ ठीक ठीक क्लियर जा रहा है। तो इस केस में जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वाला पार्ट और हाइड्रोजन अगर कंसिडर करें तो ये निकल के आ सकता था। फिर जब वेट कंसिडर करते हैं तो हाइड्रोजन के केस में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बता रखा है वेट अपॉन मोलर मास। तो इस केस में वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा, तो 2 इंटू 100/18। मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 के बराबर। तो 2 इंटू 100/18 इंटू मोलर मास वाला पार्ट 1 के बराबर। और ऑक्सीजन के केस में 100/18 इंटू मोलर मास वाला पार्ट 16 के बराबर। तो ये रेशियो जब मैं कन्वर्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा। 2/16 इसका मतलब रेशियो वापस से 1/8 ही निकल के आएगा।
हम लोग भले ही 100 ग्राम लेके चले थे या फिर हम लोग 1 मॉलिक्यूल लेके चले थे या 10 मॉलिक्यूल लेके चले थे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल फिक्स चीज़ है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करना है। हम लोग के अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कुछ बेसिक पार्ट थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में, जिसके बाद हम लोग कुछ सिंपल सिंपल टर्म्स और डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक तो हम लोग को डिस्कशन करना है एवरेज मोलर मास क्या होता है, या फिर इसी चीज़ को हम लोग मोलर मास ऑफ मिक्सचर भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि एक मिक्सचर के अंदर हम लोग 2 कंपोनेंट्स लेके चले A प्लस बी, तो इस केस में 2 कंपोनेंट जब लेके चलेंगे तो ये बेसिकली एक मिक्सचर है, तो हम लोग केवल A के रिस्पेक्ट में मिक्सचर को मोलर मास को डिवाइड करें या फिर B के रिस्पेक्ट में मोलर मास को डिफाइन करें, बोलना सही नहीं हो पाएगा। तो जब एक मिक्सचर होता है तो हमेशा हम लोग मिक्सचर के टर्म में काम करते हैं। जैसे क्लास 10th में ये टॉपिक पढ़ा होगा शायद से तुम लोगों ने, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन का मतलब यही होता है बेसिकली एवरेज। जितने अकरेंस हैं उन सब के अकरेंस के वैल्यूज को एडअप करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, तो यहाँ से हम लोग मीन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक चीज़ सोच के देखो और इसका लॉजिकल एस्पेक्ट पहले ढंग से समझना। कैलकुलेशन सीधा करने मत लग जाना, मतलब केवल कैलकुलेशन करने से मतलब नहीं होता है। हम लोग को थोड़ा और भी कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि हम लोग क्वेश्चन में एरर ना करें। जैसे मान लो कि हम लोग मीन वाले पार्ट को जब कंसिडर करना शुरू करें तो खुद से सोच के देखो, 2 वैल्यू दे रखा 2 और 4, तो इसका मीन कितना आएगा? आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3। कैसे निकाला? तो सिंपल सा केस है, 2 + 4 किया और डिवाइडेड बाई 2। तो 2 क्यों किया डिवीजन में? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 है। हाँ, नंबर ऑफ अकरेंस जो है वो 2 है। एक वैल्यू 2 था जिसका अकरेंस 1 के बराबर था, दूसरा वैल्यू 4 था, इसका भी अकरेंस 1 के बराबर था। मतलब नंबर ऑफ अकरेंस एक पार्टिकुलर एसोसिएटेड वैल्यू को अगर कंसिडर करके चले तो 1 1 के बराबर था। तो 2 वाले पार्ट को ऐड किया 4 के साथ, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अकरेंस 3 निकल के आ गया। इसी में थोड़ा सा वेरिएशन कर रहे हैं, 3 वैल्यूज दे रखे, 2, 2 और 4। अब यहाँ पे एवरेज कितना आएगा? 8/3। 8/3 सिंपल सा केस है, 8/3। यहाँ पे क्या किए तो 2 काम कर सकते थे, 2 + 2 + 4 आराम से कर सकते थे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अकरेंस 3, एक पॉसिबिलिटी। या फिर 2 × 2 कर सकते थे, जो अकरेंस रिपीट हुआ उस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 × 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अकरेंस 2 + 1 3 के बराबर पुट अप कर सकते थे। तो जैसे यहाँ पे एक कंसिडरेशन लेके चल सकते थे हम लोग आराम से, इस पूरे पार्ट में 2 × 2 + 4 × 1 डिवाइडेड बाई 3, ये अपना एक बेसिक वैल्यू निकल के आ रहा था। तो एक चीज़ देखो, जैसे पहले वाले केस में 2 और 4 था, मतलब एक लिमिट 2 है और दूसरा लिमिट 4 है, तो अपना एवरेज कितना आया था? 3 के बराबर। 3 का जो वैल्यू है ये 2 और 4 के बीच में कहीं आ रहा। एग्जैक्टली बीच की बात नहीं कर रहा, मतलब मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, इसके वैल्यूज के बीच में कोई एक सर्टेन वैल्यू होगा। तो जब हम लोग 3 वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो 2 और 4 के मिड में कोई वैल्यू है ऐसा कंसिडर कर रहा है। 8/3 का वैल्यू हो गया 2.66। तो ये 2.66 वाला पार्ट भी तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के कहीं बीच में ही आ रहा है, लेकिन जो 3 वैल्यू है इससे भी थोड़ा छोटा आ रहा है। इससे एक छोटा सा पार्ट समझ लेना, इस चीज़ को हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे। जैसे इन 3 अकरेंस में एक अकरेंस सेम था, 2 और 2। तो पहले जब 2 अकरेंसेस थे और दोनों अकरेंसेस एग्जैक्टली बराबर नंबर में थे, मतलब 2 वाला पार्ट भी एक बार अपेयर हुआ था, 4 वाला पार्ट भी एक बार अपेयर हुआ था, तो हम लोग का जो वैल्यू था वो एग्जैक्टली लोअर लिमिट और अपर लिमिट वाले पार्ट के एग्जैक्टली बीच में निकल के आ रहा है। मतलब हम लोग वैल्यू में एग्जैक्टली 3 की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों का 2 वाले पार्ट का अकरेंस डबल हो गया तो हम लोग का जो एवरेज है वो 2.66 है, मतलब 3 से थोड़े छोटे वैल्यू की तरफ बात कर रहे हैं। बेसिकली छोटे वैल्यू से भी मतलब नहीं है, 3 वाले से पार्ट से हम लोग 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब हम लोग 2 की तरफ मूव कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग का जिस स्पीसीज का अकरेंस ज़्यादा होगा हम लोग का एवरेज वैल्यू उस साइड की तरफ मूव करेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसे एक मीन मीडियम मोड के बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, कि अगर हम लोग एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन इस चीज़ का यूज़ काफ़ी जगह पे होगा, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज़ होगा। तो जब उधर कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो दिमाग में एक चीज़ रखना है, कभी भी मोलर मास लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बाहर नहीं जा पाएगा।
हमेशा जो रेंज है, शायद मैथ्स में रेंज पढ़ा होगा, वो रेंज वाला पार्ट जो है उसका आउटपुट हमेशा लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में होना चाहिए। एग्जैक्टली बीच में कब होगा? जब दोनों स्पीसीज एग्जैक्टली सेम अमाउंट में लेके चले हम लोग, मतलब सेम नंबर में लेके चले। अदरवाइज जिसका नंबर ज्यादा लेके चलेंगे उस साइड वैल्यू हम लोग का शिफ्ट होना शुरू होगा। और निकालने का तरीका यहाँ से देख के समझ में आ गया कि हम लोग टोटल नंबर को एड अप किए, डिवाइड बाय टोटल अकरेंस से उसको डिवाइड करके काम किए। तो यहाँ से हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक जो शुरू होता है मोलर मास वाला पार्ट, उस चीज का डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे मान लो अगर एक कंपोनेंट दे रखा है या फिर एक मिक्सचर दे रखा जिसमें ए और बी है, ए वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स Na के बराबर और मोलर मास Ma के बराबर, बी वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स N बी के बराबर और मोलर मास Mb के बराबर। तो इस केस में जो हम लोगों का एवरेज मोलर मास है या मिक्सचर का मोलर मास है, इस चीज़ को हम लोग आराम से, जैसे हम लोग का बेसिक फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो अगर हम लोग को एवरेज मोलर मास निकालना होगा तो इस केस में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले में ये टोटल वेट ले ले, नीचे एवरेज मोलर मास ले ले और नंबर ऑफ मोल्स टोटल ले ले। तो एवरेज मोलर मास मस्ट बी इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये चीज अप्लाई करेंगे तो अपना काम आराम से हो जाएगा। एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल वेट। टोटल वेट कैसे निकाल सकते हैं? तो जैसे इस केस में वेट ऑफ ए निकालेंगे तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मतलब नंबर ऑफ मोल्स Na इनटू मोलर मास Ma कंसिडर कर सकते हैं। वेट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स Nb इनटू मोलर मास Mb आराम से कंसिडर करके काम कर सकते हैं। तो WA WB दोनों आराम से निकाला जा सकता है। तो एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल वेट, मतलब आराम से वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ले सकते हैं। मतलब बेसिकली Na इंटू Ma प्लस Nb इंटू Mb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट में। और यही पार्ट अपना फॉर्मूला निकल के आएगा, लेकिन हम लोग नॉर्मली इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में काम नहीं करेंगे, हम लोग इसको दूसरे तरीके से याद रखा करेंगे। मोलर मास ऑफ मिक्सचर और एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये एक फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग जब भी कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस वाले पार्ट में हम लोग हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन लेके चलते हैं, फिर बाइनरी मिक्सचर लेके चलते हैं। इनफैक्ट जेई एडवांस के सिलेबस में ही बाइनरी सॉल्यूशन है। कभी भी तुमको देखना, कोई भी बुक उठा के देखो, 3 कंपोनेंट नहीं होंगे उसमें, मतलब टर्शियरी मिक्सचर या टर्नरी मिक्सचर नहीं होगा या टर्नरी सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। जैसे दिख रहा है यहाँ पे 2 कंपोनेंट था, तो एक का नंबर ऑफ मोल्स N1, दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स N2, एक का मोलर मास M1, दूसरे का मोलर मास M2। तो N1 M1 प्लस N2 M2 ऐसा है। तो अगर तीसरा कंपोनेंट होता तो N3 M3 ले लेते, मतलब N3 इंटू मोलर मास M3 डिवाइडेड बाई आराम से नीचे भी N3 एड अप कर सकते थे। मतलब इस फॉर्मूले को हम लोग आराम से एक्सटेंड करके काम कर सकते हैं। N1 N1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ से अपना वैल्यू आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा हम लोग को। तो ये एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला कंसिडर कर लो, इस डायग्राम के साथ मेंशन कर सकते हैं। A प्लस बी अगर दे रखा, नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास दे रखा, तो इस केस में हम लोग का एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होगा। और अब क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। NaMa वाले पार्ट को नोट करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले पार्ट को डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला इतने बार आएगा अभी से लेकर 12 तक कि अपने आप याद हो जाएगा। इसको अलग से बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप याद हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, बचपन में मीन इसी तरीके से निकालते थे। बस अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से हम लोग को काम करते चलना है। क्वेश्चन ट्राई करके देखो।
Find the average molar mass of a mixture containing 2 moles of NaOH and 3 moles of कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन एक बार पुट अप करने के लिए मेंशन किया इस चीज को। मोलर मास निकालने सबको आता होगा मेरे हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसको स्टार मार्क करके रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग मल्टीपल जगह पे यूज़ भी करेंगे। एक छोटा सा कन्वेंशन भी हम लोग केमिस्ट्री में मान के चलते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, वहाँ पे कन्वेंशन भी थोड़ा ध्यान रखना है। उसमें 2-3 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना आना चाहिए आंसर इसमें? बताओ भी जल्दी। 76। हाँ 76 ही आंसर होगा। एक तो जैसे आंसर सही है कि Yes, sir, गलत है, 76. हाँ कैलकुलेशन आसान सा है, मेरे हिसाब से सब लोग का आंसर आ गया होगा। पहला चीज, जैसे NaOH का मोलर मास कितना है तो 40 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 के बराबर है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट कितना होगा? जल्दी बताओ मिड पॉइंट कितना होगा? 70. 70। तो मिड पॉइंट अगर 70 है तो यहाँ तो कैल्शियम कार्बोनेट का 3 मोल दे रखा, इसका मतलब अपना जो वैल्यू है वो मिड पॉइंट से कैल्शियम कार्बोनेट की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, मतलब अपना आंसर जो है वो 76 ठीक दिखाई दे रहा। बाकी कैलकुलेशन के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगर हम लोग एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करें तो एवरेज मोलर मास वाले पार्ट में हम लोग आराम से N1 M1 मतलब 2 इंटू मोलर मास 40 प्लस N2 M2 3 इंटू मोलर मास वाला पार्ट 100 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 कर सकते हैं, मतलब बेसिकली 2 प्लस 3 कर सकते हैं। तो यहाँ से 80 प्लस 300, इसका मतलब 380 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, 380 बाई 5 करेंगे तो 7 6 30 बचेगा, मतलब 76 आराम से कंसिडर करके काम कर सकते हैं, अपना आंसर होना चाहिए। सिंपल सा कैलकुलेशन था, बस फॉर्मूले को पुट अप करने के लिए सिखाना था, लेकिन इतना घटिया सवाल नहीं पूछा जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से इतना घटिया सवाल कभी भी नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो अच्छा हो सकता है, और इसमें 2-3 चीजें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना होगा। जैसे शुभम एक चीज बताओ, आवाज आ रहा है शुभम? अपना ऑडियो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, माइक जो है उसको अनम्यूट करके बोल यस सर, सकते हैं। आवाज आ रहा है। हाँ ये बताओ कि बचपन से एक चीज सुना है, एयर में हाँ, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? नाइट्रोजन 70 और ऑक्सीजन 21। नाइट्रोजन 70? 70 कहाँ सुन लिया भाई? सर 78। अच्छा सॉरी 78। हाँ नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन वाला पार्ट 21, हाँ। मतलब टोटल 99 हो गया, तो बाकी बचा कितना? 1%। 1% में सारे के सारे गैसेस है, ठीक है हो गया। जैसे एक्चुअल में एयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑडियो म्यूट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन वाले पार्ट में टोटल वैल्यू 21% के बराबर का है, लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, मतलब केमिस्ट्री में नाइट्रोजन का एयर में परसेंटेज 80 के बराबर लेके चलेंगे और ऑक्सीजन वाले पार्ट में परसेंटेज 20 के बराबर लेके चलेंगे, मतलब 80% एंड 20% आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। नाइट्रोजन का परसेंटेज 80% और ऑक्सीजन वाले पार्ट का 20%, ताकि हम लोगों का कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान हो जाए। और ये कैलकुलेशन इनफैक्ट कन्वेंशन वाइज हर जगह दिया भी रहता है, जैसे कभी कभी सवाल अगर पूछेगा भी कंपटीशन में तो हम मेंशन कर देगा कंसिडर द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एज 80 एंड ऑक्सीजन एज 20, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। और और जो बाकी गैसेस हैं वो बाकी गैसेस मान के चल लिया जाता है कि अपने काम के नहीं है, इन चीज़ को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर हम लोगों का इस तरह का परसेंटेज है 80% और 20%, तो इस केस में फाइंड द मोलर मास ऑफ एयर, फाइंड द मोलर मास ऑफ एयर, एयर का मोलर मास क्या होता है ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को। तो जैसे एक चीज़ है, हम लोग अगर एयर को कंसिडर करें
तो एयर वाला पार्ट बेसिकली मिक्सचर है, और हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले पार्ट दो अलग अलग मिक्सचर या दो अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग उस एयर वाले पार्ट में एग्जिस्ट कराते हुए चल रहे हैं। तो मोलर मास ऑफ एयर जब हम लोग बोलेंगे तो उस केस में बेसिकली एयर वाला पार्ट एक मिक्सचर है, तो हम लोग एवरेज मोलर मास या मिक्सचर के मोलर मास को कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ एयर बोलो या मोलर मास ऑफ मिक्सचर बोलो, बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर जिसमें O2 एग्जिस्ट कर रहा है और N2 एग्जिस्ट कर रहा है, कितने में 80% और 20% में, वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, कभी भी सवाल में परसेंटेज दे रखा होगा तो x मान के कैलकुलेशन मत करना। तुम्हारे मैथ्स का सवाल नहीं है ये मैथ्स में हम लोग x मानेंगे तो 80 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, तो वहाँ से 0.8x आ जाएगा, फिर 20 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। कभी भी केमिस्ट्री में ऐसा कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि जैसे सुना होगा बचपन से ये चीज़ देखा भी होगा, जब भी वेरिएबल आता है XYZ तो डेफिनेटली थोड़ा डर लगना शुरू होता है। कांस्टेंट के टर्म में डर नहीं लगता। जैसे अगर मान लो ऐसा सवाल हो कि अगर हम लोगों को 6/2 निकालना है तो हमें सीधा 3 हो जाएगा, बचपन से बहुत बार देखे हैं। बस इसी में 6x और नीचे 2x कर दें तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ना शुरू हो जाता है, अरे 6x और 2x क्या है भाई, अच्छा x कटेगा 6 कटेगा, अच्छा चलो 3 आएगा। है सेम चीज़, लेकिन बस यहाँ पे x ऐड कर दिया जिसकी वजह से थोड़ा डिफ़िकल्टी फील होना शुरू हो जाता है हम लोगों को। तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि हम लोग वेरिएबल के टर्म में काम नहीं करते, उसको अवॉइड करते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो हमेशा इस सजेशन को ध्यान रखना, जब भी कभी परसेंटेज का सवाल देगा तब उस केस में हमेशा 100 एजम्पशन लेके चल लेना। जैसे सवाल में ऐसा बोला है कि फाइंड द मोलर मास ऑफ एयर, जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज 80 है और ऑक्सीजन का परसेंटेज 20 है। तो हम लोग को चाहिए क्या एयर में बेसिकली, तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो इसका मतलब हम लोग आराम से उधर 80% 20% के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को टोटल एयर के नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में काम करना है तो हम लोग ये एजम्पशन लेके चल लेंगे। एजम्पशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 100। तो अगर एयर का 100 मोल लेके चले तो इसका जो 80% है वो नाइट्रोजन है, ऊपर फैक्ट दे रखा है अभी 80% नाइट्रोजन है। अगर 80% नाइट्रोजन है तो 100 का 80% कितना होता है, तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर 100 मान के चलेंगे तो जितना परसेंटेज दिया उतना ही वैल्यू होगा, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टोटल अमाउंट 100, ये कैंसिल आउट होगा ही होगा। तो अगर कभी भी 100 मान के कैलकुलेशन करेंगे तब उस केस में जो हम लोग का परसेंटेज देगा उसी परसेंटेज के टर्म में सीधा हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर अगर 100 मान के चलते तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन सीधा 80 के बराबर लेके चल सकते थे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वाला पार्ट क्योंकि 20% दे रखा मतलब 20 ले सकते थे। तो टोटल मिला के नंबर ऑफ मोल्स 100 के बराबर आराम से आ सकता था। अब इसके आगे का पार्ट खुद से कैलकुलेट करके देखो कि हम लोग का एवरेज मोलर मास कितना होगा। तो क्वेश्चन नोट कर लेना, फाइंड द मोलर मास ऑफ एयर, ब्रैकेट में लिख लो कंसिडरिंग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ट्राई करके देखो। और ये फैक्ट हम लोग जस्ट अगले टॉपिक में डिस्कस भी करने वाले हैं। इसी टॉपिक मतलब इसी कंसेप्ट को हम लोग अगले टॉपिक में फिर से डिस्कस करेंगे। सर 29 है क्या? 29 तो नहीं होगा, थोड़ा प्रिसाइज कैलकुलेशन करो। एक तो इतना अप्रोक्सीमेशन पहले ही ले लिया, उसके बाद और तुम हवा में बात करो, नालायक कहीं का। देखो वे कैलकुलेशन करके जल्दी। $48. 48? भाई तुम पूरा कंसेप्ट ही खराब कर दो मेरा। नाइट्रोजन का मास 28 है और ऑक्सीजन का मास 32 है। अभी जस्ट ये समझाया था कि आंसर चेक करने का तरीका है हमेशा लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में वैल्यू होगा, ना 32 से ऊपर हो पाएगा ना 28 से नीचे हो पाएगा। इसीलिए ये चीज मेंशन किया है। ऐसे ही वो मैथ्स का चीज हम डिस्कस नहीं किया यहाँ पे कि लोग गलती करते हैं इसमें, तो गलती करने के बाद आंसर एक बार जरूर कंफर्म करना होता है, इसलिए ये चीज थोड़ा ध्यान रखने का है। 28.8. 28.8। जैसे मोलर मास ऑफ एयर की अगर हम लोग बात करें तो मोलर मास ऑफ एयर वाले पार्ट को अगर कंसिडर करके चलेंगे तो यहाँ पे 28 दे रखा,
N2 वाला पार्ट, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 80 के बराबर। उसके अलावा मोलर मास ऑफ सॉरी यहाँ नाइट्रोजन था, हाँ 28, और नंबर ऑफ मोल्स 80 के बराबर। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 के बराबर, और उसके इसमें नंबर ऑफ मोल्स 20 के बराबर, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 100। इसलिए भी 100 लेना बोला तुम लोगों को। 28.80 आया था, वो राउंड ऑफ करके 29 ही बोला था। नहीं राउंड ऑफ मत करना, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग बहुत राउंड ऑफ कर दिए, 78 को 80 बना दिए हैं, 21 को 20 कर दिए हैं, 1% को गायब कर दिया अरे है, राउंड ऑफ 28 मत करना। पॉइंट कुछ आया था ना। हाँ 28.8 आएगा, ठीक है। हाँ तो हम 29 ही तो बोले थे। चलो कोई नहीं। तो जैसे इस केस में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं 28 इंटू 8, तो यहाँ से कैलकुलेशन जब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 0 4 16 6 22। उसके अलावा दूसरे वाले केस में 640 के बराबर वैल्यू ले सकते हैं, और यहाँ से 100, तो इस केस में ठीक है 2880/100, इसका मतलब आराम से 28.8 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो एक वैल्यू है जो थोड़ा ध्यान रखना, वैसे याद मत रखना ये वैल्यू, लेकिन ये पार्ट थोड़ा याद रखना। हम लोग नाइट्रोजन का 80%, ऑक्सीजन का 20% लेके कैलकुलेशन करेंगे, और ये कैलकुलेशन का तरीका ध्यान रखना, ये हर जगह के लिए वैलिड है। जब भी सवाल परसेंटेज का दे रखा होगा तो परसेंटेज में सीधा 100 कंसिडर करते हुए काम करो, और जब 100 एज्यूम करके काम करेंगे तो उस केस में परसेंटेज की चीज़ें काफ़ी इजी वे में कैलकुलेशन में कंसिडर की जा सकती हैं। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। अगर आज के कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो आराम से पूछ सकते हैं, मतलब मोलर मास वाले पार्ट में अगर किसी को डिफिकल्टी है तो आराम से पूछा जा सकता है, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग इसके नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करते हैं। एक छोटा सा टर्म है रिलेटिव डेंसिटी। एक्चुअल में रिलेटिव डेंसिटी केमिस्ट्री का टर्म नहीं है, बट वेपर डेंसिटी केमिस्ट्री का टर्म है। रिलेटिव डेंसिटी फिजिक्स में आता है, और शायद से सुना भी होगा कहीं कहीं पे ये वर्ड, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये टर्म थोड़ा काम का होता है, थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है। ऐसे फिजिक्स में ही काम का होता है, केमिस्ट्री में काम का नहीं होता। जैसे रिलेटिव डेंसिटी वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका बेसिक मतलब ये होना चाहिए कि relative density is equal to density of any substance divided by density of the reference substance। हम लोग जब भी कभी रिलेटिव वर्ड यूज़ करेंगे, इसका मतलब हम लोग किसी एक सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे सब्सटेंस वाले पार्ट का डेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में जैसे रिलेटिव डेंसिटी अगर वर्ड यूज़ करें तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस एक्स डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, तो जैसे मान लो अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर करके काम करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले पार्ट में हम लोग आराम से रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2O की बात कर रहे होते हैं। जैसे बचपन में सुना होगा H2 वाले पार्ट का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml है। तो अगर 1 ग्राम पर ml है मतलब बेसिकली हम लोग इसी डेंसिटी के वैल्यू के रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसमें होगा क्या, जैसे रिलेटिव डेंसिटी अगर है तो इस केस में डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2O, ये चीज़ अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, और डेंसिटी ऑफ H2O कितना है 1 ग्राम पर ml। तो अगर हम लोग किसी भी डेंसिटी को 1 ग्राम पर ml से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी ग्राम पर ml है, नीचे भी ग्राम पर ml है, कैंसल आउट होगा ही होगा, और डेंसिटी के मैग्नीट्यूड को 1 से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगा, तो d के बराबर रह जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले पार्ट का थोड़ा सा डेफिनेशन ध्यान रखना है, मतलब बस याद रखना कहीं अगर टर्म मेंशन कर दिया जाए तो उसमें काम कर रहे टर्म। बट उसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसे डेंसिटी ऑफ जो x दे रखा, इस केस में एक चीज़ हम लोग ध्यान रखते हुए काम करेंगे कि हम लोग का जो क्वांटिटी है वो हमेशा यूनिटलेस होना चाहिए। तो इस यूनिटलेस क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग आराम से कैलकुलेशन करते हुए काम कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है जो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग अगले क्लास में ये वेपर डेंसिटी वाला पार्ट आराम से डिस्कस करके काम करेंगे कि वेपर डेंसिटी का बेसिक मतलब क्या है, और दूसरा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेपर डेंसिटी बेसिकली मोलर मास बाई 2 के बराबर होता है। कैसे ये मोलर मास बाई 2 आया, उसके लिए हम लोग को छोटा सा एक फॉर्मूला भी डिस्कस करना होगा, वो चीज़ हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है तो आराम से बोल सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो जो तुम लोगों के असाइनमेंट्स भेज रहे हैं हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में, उसमें वर्कशीट 1, वर्कशीट 2
ये दोनों के दोनों असाइनमेंट्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों वर्कशीट्स को ट्राई करके देखना, अगर उसमें कोई भी डिफिकल्टी होगा तो उसको आराम से नेक्स्ट क्लास में या फिर उसमें ग्रुप में पोस्ट कर देना जहाँ पे डाउट वाले पार्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे ही तुम लोग पोस्ट करोगे तो उसका हम लोग सॉल्यूशन बना के भेज देंगे, वीडियो सॉल्यूशन या फिर नॉर्मली उसको हैंड रिटन सॉल्यूशन के फॉर्मेट में वो भेज देंगे। आराम से वहाँ पे डाउट का पार्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।